नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई स्पर्श कक्षा 10 का महत्वपूर्ण पाठ बड़े भाई साहब, जिसे हमारे हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी ने लिखा है। बच्चों, विधा की दृष्टि से यह एक संस्मरणात्मक कहानी है। यानी लेखक प्रेमचंद ने अपने बचपन की घटना को बड़े ही बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है। आइए जानिए कि इस पाठ को हम क्यों पढ़ें, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अधिगम उद्देश्य इस पाठ के हैं कि मनुष्य मात्र के स्वभाव और व्यवहार को स्पष्ट करना। बड़े भाई साहब कहानी में बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण किया गया है। यदि उन्हें उपदेश दिया जाए तो वह उनकी उम्र के विरुद्ध होता है, क्योंकि बाल मन की इच्छाओं को दबाया जाता है। बड़ों के सम्मान की सीख छात्रों को देना, शिक्षा और सम्मान के अनुभव का महत्व बताना। जिंदगी के अनुभव रटंत विद्या से ज्यादा अहम होते हैं। अहम मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेमचंद के साहित्य से परिचय कराना। बड़े भाई साहब कहानी के जरिए प्रेमचंद ने यह बताना चाहा है कि इंसान उम्र से नहीं, बल्कि अपने तजुर्बों से, अनुभव से, अपने कर्मों से, कर्तव्यों से बड़ा होता है। अब देखिए कहानी का सार। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार लेखक मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि आदि उपन्यास लिखे। और इन उपन्यास और मानसरोवर की कहानियां, जो कि मानसरोवर कई खंडों में ये कहानियां संकलित हैं, इनके माध्यम से ही उन्हें सुप्रसिद्ध कहानी या उपन्यास सम्राट कहा जाता है। बड़े भाई साहब पाठ में प्रेमचंद ने अपने बड़े भाई के साथ बचपन और किशोरावस्था के उन खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया है जो उन्होंने छात्रावास में पढ़ते समय बिताए थे। कथा नायक यानी प्रेमचंद की बचपन में रुचि खेल कूद, मैदानों की सुखद हरियाली, कनकॉय यानी कि पतंग उड़ाने, कंकरियां उछालने, कागज की तितलियां बनाकर उड़ाने, चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर मोटर गाड़ी का जैसे आनंद लेने, मित्रों के साथ बाहर फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने में थी। उनके बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे और वे छोटे भाई से 3 दर्जे आगे अर्थात 9वीं कक्षा में थे और छोटा भाई 5वीं कक्षा में था। बड़ा होने के नाते वह कोशिश करते कि वह जो भी करे वह छोटे भाई के लिए मिसाल हो, यानी कि आइडियल हो, आदर्श हो। उनके आदर्श से ही वह जीवन में आगे बढ़ सकेगा। और छोटे भाई से हर समय जब भी वह घर आता पूछते कहाँ थे, और दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह पहले की अपेक्षा आत्मविश्वासी हो गया, कुछ स्वच्छंद हो गया, यानी कि मनमर्जी करने वाला बन गया। बड़े भाई को पढ़ना लिखना पसंद नहीं था, मगर छोटे भाई के सामने ऐसे दिखाते कि वो कितना पढ़ रहे हैं। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते रहते थे। कभी कभी वे एक शब्द या वाक्य को अनेक बार लिख डालते, कभी एक शेर शायरी की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जो निरर्थक होती, और कभी किसी आदमी का चेहरा बना देते, कोई राधे श्याम जैसे ऐसे कोई अक्षर शब्द लिख देते। छोटे भाई की कक्षा में प्रथम आने पर वैसे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक समझ के महत्व की सीख देते हैं। इस प्रकार इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के चक्कर में उनका बचपन कहीं तिरोहित हो जाता है, अर्थात खो जाता है। बच्चों, अब इसमें बड़े भाई साहब की जो एक्टिविटी दिखाई है कि वो कक्षा में क्या करते, अध्यापक पढ़ा रहे हैं और वे पुस्तक में, नोटबुक में कार्टून बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं अनावश्यक रूप से, तो ये उस समय के उसके मस्तिष्क अवस्था का चित्रण है जब जिस बच्चे का फोकस नहीं होता पढ़ाई में या ध्यान भटक रहा है, वो विचारों से कक्षा में नहीं है, उस समय शारीरिक रूप से कक्षा में बैठा होता है लेकिन उसका मन भटक रहा होता है, ख्यालों में कहीं और गुम होता है, उसे अरुचिकर पढ़ाई लगती है,
किसी भी वजह से या उसके संवेदनाएं किसी के अपने प्रतिकूल व्यवहार के कारण उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, किसी भी वजह से उसका दिमाग उस भावना को नहीं पकड़ रहा है, तो अपनी जिम्मेदारी को वो पूर्णतः नहीं निभा पाता है। और यह हम बड़े भाई साहब के चरित्र में आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए कहानी का जो घटनाक्रम है, जो मुख्य कहानी के अंग हैं, प्रारंभ, मध्य भाग, समापन, उस दृष्टिकोण से इस कहानी का ये विश्लेषण करते हैं। तो पहले जो प्रारंभ होता है उसमें क्या बताई गई है, बड़े भाई साहब के चरित्र की विशेषताएं बताई गई हैं, करैक्टर को उभारा गया है कि बड़े भाई साहब की शिक्षा क्या थी, बड़े भाई साहब का लेखक को डांटना, उन दोनों भाइयों का संबंध, लेखक प्रेमचंद पर व्यंग, बड़े भाई की बातों से लेखक दुखी और पढ़ने की इच्छा। और कहानी के मध्य भाग में हम देखते हैं कि सालाना इम्तिहान के बाद की स्थिति क्या है, बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं, लेखक अव्वल आता है, प्रथम आता है यानी कि, और बड़े भाई का लेखक को पढ़ाई से संबंधित उपदेश इस भाग में होता है। कहानी के अंतिम भाग समापन में यानी कि कंक्लूजन में देखिए कि दोबारा सालाना इम्तिहान होता है और इसमें वो जो प्रेमचंद है बचपन में अपनी घटना बताते हैं कि वे अब स्वच्छंद हो गए, उन्हें लगा कि वे तो कुछ भी कर सकते हैं, बड़े भाई भी अब उन्हें नहीं डांट सकते क्योंकि वे अपने दर्जे में अव्वल आए हैं, फर्स्ट आए हैं। दूसरा सालाना इम्तिहान इस कहानी के इस भाग में हम देखते हैं लेखक पास हो जाता है, बड़े भाई सब फेल हो जाते हैं और लेखक की स्वच्छंदता आजादी बढ़ जाती है। अब कहानी के जो मुख्य पहलू हैं, मुख्य जो की लाइंस हैं, देख लीजिए उनका सार। प्रस्तुत लेख निबंध में एक बड़े भाई हैं जो अध्ययनशील हैं। उनके अनुसार तालीम या शिक्षा रूपी भवन की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी तो भवन मजबूत बनेगा, उस पर कई मंजिला इमारत बन सकती है। वे हमेशा पढ़ने में लगे रहते हैं, फिर भी परीक्षा में फेल हो जाते थे। लेकिन छोटा भाई हमेशा खेल कूद में मस्त रहता था, तब भी परीक्षा में अव्वल आता था। इस पर बड़े भाई व्यंग करते हुए कहते थे कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, अरे अंधे के हाथ बटेर लग गई है ये तो। यह लताड़ सुनकर, डांट सुनकर छोटा भाई आंसू बहाता, मन लगाकर पढ़ाई करने की सोचता और कुछ ही दिनों में वह भूलकर फिर से खेल कूद में लग जाता। बड़े भाई अपने छोटे भाई का भविष्य सुधारने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। दूसरी बार परीक्षा में फिर बड़ा भाई फेल हो जाता है, छोटा भाई पास हो जाता है, तब बड़ा भाई उसे कुछ कह नहीं पाता। अब छोटे भाई का साहस बढ़ जाता है और वह बड़े भाई की परवाह किए बगैर खेलकूद में मगन हो जाता है। बड़े भाई अपने छोटे भाई का भविष्य सुधारने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। दूसरी बार परीक्षा में फिर बड़ा भाई फेल हो जाता है और छोटा भाई पास हो जाता है, तब बड़ा भाई उसे कुछ कह नहीं पाता। जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार उसको डांटने का वो समझते थे, अब नहीं कर पाते। अब इस चीज का फायदा छोटा भाई उठाता है, उसका साहस बढ़ जाता है, वह अपने भाई की परवाह किए बिना खेल कूद में मगन हो जाता है। एक दिन मैदान में कटी हुई पतंग को लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ते हुए भाई को, छोटे भाई को बड़े भाई साहब पकड़ लेते हैं और खूब उसे खरी खोटी सुनाते हैं। वे समझाते हैं कि सिर्फ किताब पढ़ने से जिंदगी का अनुभव प्राप्त नहीं होता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ, तुम्हें खेलने के लिए मना नहीं करता हूँ, मगर पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। अंत में वह भी सब कुछ भूलकर अपने छोटे भाई को खुश करने के लिए खेलने लगता है। अब देखिए इस पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है। पहला है, प्रेमचंद ने साहित्य का नाता किससे जोड़ा? स्वयं से, अपने जन्म स्थान से, किसी से नहीं, या जनजीवन से? सही उत्तर है जनजीवन से, डी वाला उत्तर इसका सही है। दूसरा प्रश्न, बड़े भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक, करुणामयी, आत्मकथात्मक, सभी? मेरे हिसाब से डी सभी है, लेकिन इसका आत्मकथात्मक भी सही है, हो सकता है। लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? 5 साल बड़े थे। बड़े भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे? 3 कक्षा आगे थे। बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? 5वां प्रश्न। तो इसका खेलकूद में, लड़ने में, शिक्षा के मामले में, निर्णय लेने के अधिक
बारे में। तो सही उत्तर है सी, शिक्षा के मामले में। छठा प्रश्न, भूमंडल का स्वामी कौन था? तो इस कहानी के अनुसार भूमंडल का स्वामी है रावण। बड़े भाई साहब उसको लेक्चर देते हुए कहते हैं, रावण का उदाहरण देते हैं। प्रश्न संख्या 7, बड़े भाई साहब से हर समय सबसे पहले क्या सवाल पूछते थे? अब तुम कहाँ थे? क्या कर रहे थे? कहाँ जा रहे हो? पढ़ाई कर ली? तो सही जवाब ए, अब तुम कहाँ थे? अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तर आपको 1-2 पंक्तियों में देने चाहिए। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? तो कथानायक की रुचि खेल कूद, कंकरियां उछालने, गप्पबाजी करने, कागज की तितलियां बनाने, उड़ाने, उछल कूद करने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाकर मस्ती करने में थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय यही पहला सवाल पूछते, कहाँ थे? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता और मनमानी बढ़ गई। उसने ज्यादा समय मौज मस्ती में व्यतीत करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि वह पढ़े ना पढ़े, अच्छे नंबरों में से तो पास हो ही जाएगा। उसे कनकौए यानी कि पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। यहाँ पर इस उत्तर में एक शब्द आ रहा है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता थोड़ा सा अंतर है दोनों में। स्वतंत्रता किसी के लिए किसी के रास्ते में रुकावट नहीं है। स्वतंत्रता में आदमी मनमर्जी करता है और कई बार वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बन जाता है। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, यानी कि 3 दर्जा छोटे भाई से आगे थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी किताब के हाशियों पर यानी कि मार्जिन पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों आदि की तस्वीर बनाते, कभी एक ही शब्द कई बार लिखते, तो कभी शायरी करते और बार बार सुंदर अक्षरों में उसकी नकल करते, कई बार ऐसी शब्द रचना करते जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था, यानी कि निरर्थक निरर्थक गतिविधि करते। अब देखिए लिखित प्रश्न उत्तर, जिनके अभी जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनके उत्तर आपको 25 से 30 या ज्यादा से ज्यादा 40 शब्दों में यानी कि 4 से 5 पंक्तियों में लिखने चाहिए। पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन वह क्यों नहीं कर पाया? उत्तर है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह अब मन लगाकर पढ़ाई करेगा और बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। रात 11 बजे तक हर विषय का कार्यक्रम बनाया गया, परंतु पढ़ाई करते समय खेल के मैदान, उसकी हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी, वॉलीबॉल की तेजी आदि सब चीजें उसे अपनी ओर खींचती थी, इसलिए वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? तो एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचे तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत भयानक थी। वह बहुत क्रोधित थे। उन्होंने छोटे भाई को बहुत डांटा। उन्होंने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। गुल्ली डंडा खेल की उन्होंने बहुत बुराई की। उनके अनुसार यह खेल भविष्य के लिए लाभकारी नहीं होता, अतः इसे खेलकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने यह भी कहा कि अव्वल यानी कि प्रथम आने पर उसे घमंड हो गया है। उनके अनुसार घमंड तो रावण तक का भी न रहा। अभिमान का एक ना एक दिन अंत होता ही है, अतः छोटे भाई को चाहिए कि घमंड छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे। तीसरा प्रश्न देखिए, बड़े भाई को अपनी मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? तो बड़े भाई की जो उम्र थी छोटे भाई से 5 वर्ष अधिक थी। वे हॉस्टल में छोटे भाई के अभिभावक के रूप में थे। उन्हें भी खेलने, पतंग उड़ाने, तमाशे देखने का शौक था, परंतु अगर वे ठीक रास्ते पर ना चलते तो भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा पाते? अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी।
फिर अगला प्रश्न देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? पांचवा प्रश्न, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? इसी तरह से देखिए विस्तृत प्रश्न जिनके उत्तर आपको 7 से 8 पंक्तियों में लिखने चाहिए। पहला प्रश्न देखिए, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार लिखिए। तो छोटा भाई अभी अनुभवहीन था, वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाता और अपना सारा समय खेलकूद में ही गंवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का डर था, इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई, विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समुची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? उत्तर देखिए, बड़े भाई साहब ने समुची शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए कहा है कि यह शिक्षा अंग्रेजी बोलने लिखने पढ़ने पर जोर देती है, आए या ना आए पर उस पर बल दिया जाता है। रटने की प्रणाली पर भी जोर है, रटन तो विद्या है, अर्थ समझ में ना आए रटकर पास हो जाओ। साथ ही अलजबरा ज्योमेट्री निरंतर अभ्यास के बाद भी गलत हो जाती है। अपने देश के इतिहास के साथ दूसरे देश के इतिहास को पढ़ना पड़ता है, क्या यह जरूरी है? छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखना, ऐसी शिक्षा लाभदायक कम, बोझ ज्यादा है और बच्चों को ठीक से समझती नहीं तो इसलिए जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरा प्रश्न, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। इसके लिए उन्होंने अम्मा, दादा व हेडमास्टर की माँ के उदाहरण भी दिए हैं कि वे पढ़े लिखे ना होने पर भी हर समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। अनुभवी व्यक्ति को जीवन की समझ होती है, वे हर परिस्थिति को अपने में ढालने की क्षमता रखते हैं। चौथा प्रश्न, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? तो छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था, वह हर समय खेलता रहता। बड़े भाई साहब इस बात पर उसे डांटते रहते थे। उनके डर के कारण वह थोड़ा पढ़ लेता था, परंतु अब जब बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे स्वयं पर अभिमान यानी कि अहंकार हो गया, घमंड हो गया। अब उसके मन से बड़े भाई का डर चला गया, वह बेखौफ होकर खेलने लग गया। एक दिन पतंग उड़ाते समय बड़े भाई साहब ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे समझाया और अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर छोटा भाई की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की प्रेरणा ही रही है। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। पांचवा प्रश्न है विस्तृत, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का। तो बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील हैं, वे पढ़ाकू हैं, यानी कि हमेशा किताब खोले बैठे रहते हैं, घोर परिश्रमी दिखाई पड़ते हैं, चाहे उन्हें समझ में ना आए परिश्रम करते रहते हैं, वाकपटु भी बहुत है। छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं, लगता है उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार है उसे भाषण देने का। उन्हें बड़प्पन का एहसास है अपने, इसलिए वह छोटे भाई को भी समझाते हैं। अनुभवी होने से जीवन में अनुभव की महत्ता समझाते हैं। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? तो बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। जो ज्ञान बड़ों को है पुस्तकें पढ़कर हासिल नहीं होता। जिंदगी के अनुभव उन्हें ठोस धरातल देते हैं जिससे हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। पुस्तकें व्यवहार की भूमि नहीं होती हैं, गलत सही उचित अनुचित की जानकारी अनुभवों से ही आती है। अतः जीवन के अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जब हम खुद करके सीखते हैं, खुद उस सिचुएशन में अपने आप को डाल के भुगतते हैं। अब देखिए, आशय स्पष्ट करिए के प्रश्न भी आपको आते हैं, महत्वपूर्ण है। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। इसका क्या अर्थ हुआ? तो हम कैसे लिखेंगे भूमिका बनाते हुए? प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब पाठ की इस पंक्ति का आशय है कि बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे,
वे कहते थे किताबें रट के पास हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभवों और बुद्धि के विकास से इंसान बुद्धिमान बनता है। दूसरा प्रश्न, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, वे फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। उत्तर है, प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब पाठ की इस पंक्ति का आशय है कि लेखक हर समय अपने खेलकूद सैर सपाटे में मस्त रहता और बड़े भाई से डांट खाता था, परंतु फिर भी खेलकूद नहीं छोड़ता था। जैसे संकटों में फंसकर भी मनुष्य अपनी मोह माया में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार छोटा भाई खेलकूद को नहीं छोड़ता था। अब बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। इसका अर्थ है, प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब पाठ की इस पंक्ति का आशय है कि बड़े भाई साहब का विचार था, यदि मकान की नींव कमजोर, फाउंडेशन यानी कि वीक हो, कमजोर हो, तो उस पर मंजिलें खड़ी नहीं हो सकती हैं, मजबूत भवन नहीं बन सकता। तो अगर पढ़ाई का शुरुआती दौर आधार यानी कि ठोस ना हो, मजबूत ना हो, आदमी आगे चलकर कुछ जीवन में कर नहीं पाता। पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए अनुभव भी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण कि आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इन पंक्तियों का सार है कि लेखक जब पतंग लूट रहा था बच्चों, तो उसकी आंखें आसमान की ओर थी और पतंग रूपी राहगीर की तरह, पतंग की तुलना किससे की है, एक यात्री की तरह, उसे पतंग एक दिव्य आत्मा जैसी लग रही थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी और वह उसे पाने के लिए दौड़ रहा था तेजी से। अब इस पाठ में जो आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ मुहावरे हैं, हमने यहाँ लिए हैं। वैसे तो बहुत सारे मुहावरे आए हैं। सिर पर नंगी तलवार लटकना, यानी कि हर समय सिर पर खतरा बने रहना। उधार लेने के कारण सुरेंद्र के सिर पर हमेशा साहूकार यानी कि सेठ की नंगी तलवार लटकती रहती है। आड़े हाथों लेना, यानी कि खोज खबर लेना, उसकी लताड़ लगाना। पिता ने बेटे की गलती पर उसे आड़े हाथों लिया। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाना भाग्य से। कम पढ़े लिखे रमेश की इतनी अच्छी नौकरी का लगना जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना है। लोहे के चने चबाना, आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चों को संभालना और उनके प्रश्नों के उत्तर देना लोहे के चने चबाने की तरह है। दांतों पसीना आना, बहुत मुश्किल काम होना। गणित के इन सवालों ने तो मेरे दांतों पसीने निकाल दिए हैं। आटे दाल का भाव पता चलना, यानी कि असलियत पता चलना व्यवहार में। अभी तो पिता की संपत्ति पर ऐश कर रहे हो, जब खुद कमाकर घर चलाओगे तब आटे दाल का पता चलेगा। ऐरा गहरा नत्थु गहरा, यानी कि नॉट इम्पोर्टेंट पर्सन। अब तो यही बात हो गई है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आएगा और उपदेश देने लग जाएगा। ये देखिए बड़े भाई साहब को हमने चित्रों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। ये हरियाली के मैदान उसको छोटे भाई को पसंद है और वह पतंग उड़ा रहा होता है। बड़े भाई उसे देख लेते हैं और डांटते हैं। फिर एक दिन तो बड़े भाई खुद ही पतंग लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं पीछे। कैसे खेल रहे हैं ये छोटे भाई अपने दोस्तों के साथ में। ये दोनों भाइयों का प्यार देखिए। ये बड़े सारे मिलके खेल रहे हैं बड़े भाई साहब अपने दोस्तों के साथ में। अब देखिए इस पाठ से जो हमने सीखा वो क्या है ना, उपलब्धि क्या हुई शिक्षण की। बच्चे बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण करने में कि बच्चों में कैसे अभिवृत्ति होती है उसका उन्हें पता चला। बड़ों के सम्मान की सीख छात्रों को मिली, अपने रिश्तों को संभालने की सुधारने की सीख मिली, परिवार में बड़े सदस्यों का सम्मान करने की सीख मिली, शिक्षा और जीवन के अनुभवों का महत्व पता चला, प्रेमचंद के साहित्य से परिचय हुआ। कहानी से हमें यह संदेश मिला कि हमें बड़े और अनुभवी लोगों का कहाँ मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन हमसे ज्यादा देखा होता है। अगर हम योग्य नहीं हैं तो हमें किसी को उपदेश देने का अधिकार नहीं है। छात्रों ने सीखा कि अनुभव से ही जीवन में सही समझ विकसित होती है। भाषा कौशलों में और निखार आया। धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह वीणावादिनी चैनल पर सीबीएसई के और दूसरे बोर्ड के विभिन्न पाठों के लिए, चाहे वे साहित्य के हैं और व्याकरण के हैं।
हाँ, अगर आपको यह पाठ पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।